अलैकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, मशरक़ वस्ता में दरीना तनाज़ात और खून रेज़ जंगों ने लाखों इंसानों की ज़िंदगियाँ तार तार कर दी हैं। मगर गुज़श्ता सालों में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी हालिया जंग ने इस खित्ते को एक बार फिर आलमी मंजरनामे का मरकज़ बना दिया है। गजा की पट्टी में जारी खून रेज़ तसादुम, इंसानी अलमिए और आलमी सियासी कशमकश ने पूरी दुनिया को न सिर्फ मुतहरिक किया है बल्कि एक नए दौर की सिफारती तब्दीलियों की राह भी हमवार की है। इस पेचीदा सूरत हाल में यूरोपी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के तारीखी फैसले, इमदादी सरगर्मियों के दौरान पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात और मुस्तकबिल के सियासी सिमत का जायज़ा बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। आइए इस तमाम पस मंज़र और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ को तफसील से समझते हैं। नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ कबूल कर ली है। ये तजवीज़ अमेरिकी सदर की जानिब से पेश की गई है और इसमें 3 मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा शामिल है, जिसका मकसद गजा में जारी जंग का खात्मा और इंसानी बहरान को कम करना है। पहले मरहले में तकरीबन 60 दिन की जंगबंदी होगी, जिसके दौरान इसराइली अफवाज गजा के गुंजान आबाद इलाकों से पीछे हटेंगे। उस दौरान हमास कुछ इस्राएली यरगमालियों को रिहा करेगा और इसराइल सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। दूसरे मरहले में बाकी तमाम यरगमालियों की रिहाई और इसराइली अफवाज की मुकम्मल वापसी शामिल है। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नो का आगाज और मुस्तकिल जंग बंदी का निफाज शामिल है। नाज़रीन, अगरचे इसराइल ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है, हमास ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। हमास का कहना है कि ये मंसूबा उनके बुनियादी मुतालबात जैसे कि मुस्तकिल जंग बंदी, इसराइली अफवाज की मुकम्मल वापसी और गजा की मुकम्मल आज़ादी को पूरा नहीं करता। हमास के मुताबिक इसराइल ने यरगमालियों के तबादले के हवाले से नई शराइत आयद की हैं, जो मुआहदे की तकमील में रुकावट बन रही हैं। इस वक्त गजा में इंसानी बहरान शदीद तर होता जा रहा है, जहाँ 53,000 से जायद फ़लस्तीनी जाम बाग हो चुके हैं और लाखों अफराद कहत, तिबी सहूलियात की शदीद किल्लत और बुनियादी ज़रूरियात की अदम दस्तियाबी का सामना कर रहे हैं। इसराइली बमबारी से गजा की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल हस्पताल, स्कूल और पानी और बिजली के निज़ाम तबाह हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाली इस हालिया जंग की बुनियाद हमास के एक बड़े हमले से रखी गई, जिसमें हमास ने जनूबी इसराइल में दाखिल होकर कई इसराइलियों को हलाक किया और दर्जनों को यरगमाल बनाया। जवाबन इसराइल ने वसी पैमाने पर अस्करी कार्रवाइयां शुरू की, जिनका निशाना न सिर्फ हमास बल्कि आम शहरी भी बने। ये लड़ाई आलमी सतह पर शदीद मुज़म्मत और तशवीश का बायस बनी है, खसूसन जब बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद हलाकतों में शामिल देखी गई। बैनुल-अक़वामी बरादरी खसूसन अमरीका, कतर, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा दोनों फरीकैन पर जोर दे रहे हैं कि वो इस तजवीज़ को कबूल करें ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और खित्ते में अमन कायम हो। इन ममालिक की कोशिश है कि एक ऐसा देरपा मुआहिदा हो जो न सिर्फ मौजूदा जंग को रोके बल्कि फ़लस्तीनी अवाम को खुद मुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी इंसानी हकूक़ भी फराहम करे। उधर इसराइल के अंदर भी सियासी दबाव बढ़ रहा है, जहाँ यरगमालियों के खानदान और अवामी मुज़ाहिरे हुकूमत से फौरी जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीन में भी गम और गुस्सा और मायूसी की फ़िज़ा है, जहाँ लोग अपने घरों, खानदानों और मुस्तकबिल से महरूम हो चुके हैं। अगरचे इसराइल ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है, हमास की जानिब से हतमी मंजूरी का इंतज़ार है। मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि दोनों फरीकैन जल्द ही किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। ताहम इस मुआहदे की कामयाबी का इंहिसार इस बात पर है कि आया ये फरीकैन की सियासी, अस्करी और इंसानी तरजीहात को मुतवाज़न तरीके से एड्रेस कर पाता है या नहीं। अच्छा, गुज़श्ता कई दिहाइयों से फ़लस्तीन की रियासती हैसियत पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बहस जारी है, मगर हालिया दिनों में इसराइल और हमास के दरमियान जारी शदीद जंग और गजा में संगीन इंसानी बहरान ने यूरोपीय ममालिक को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो फ़लस्तीन के मसले पर अपना मौक़िफ़ ज़्यादा वाज़ेह और अमली अंदाज में जाहिर करें। इसी तनाज़ुर में स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने मई 2025 में फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया, जिसका इतलाक़ 28 मई से हुआ। इन ममालिक का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को रियासत का हक हासिल है और ये कदम दो रियासती हल को आगे बढ़ाने और मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है।
है। माल्टा और स्लोवेनिया ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी का ऐलान किया है, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि वो ऐसा उस वक्त करेंगे जब हालात मौजू होंगे और ये इकदाम अमन के लिए सूदमंद साबित हो सकेगा। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल ने वाज़ेह कर दिया है कि फ़लस्तीनियों को उनके बुनियादी इंसानी और सियासी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। उधर यूरोपीय यूनियन में इस मसले पर राय तकसीम है। यूनियन मजमूई तौर पर दो रियासती हल की हिमायत करता है, यानी इसराइल और फ़लस्तीन को दो अलग खुद मुख्तार रियासतों के तौर पर तस्लीम किया जाए जो अमन से साथ रहें। ताहम यूनियन के तमाम रुकन ममालिक इस मामले पर मुत्तहिद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी, हंगरी, चेक जमहूरिया और इटली जैसे ममालिक अब भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने में मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं, जबकि स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया और मुमकिना तौर पर माल्टा इस इकदाम के हामी हैं। यूरोपीय यूनियन फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तवील अरसे से माली इमदाद और तकनीकी मदद फराहम करता आ रहा है। 2007 से अब तक EU ने फ़लस्तीनी इलाकों को 12 अरब यूरो से ज़ायद इमदाद फराहम की है, जिसका मकसद फ़लस्तीनी इदारों की मजबूती, शफाफियत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी लाना है। इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी तवील अरसे से गैर वाज़ेह और मुतज़ब्ज़ब रही है। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने के मसले पर भी EU कोई मुत्तफ़िक मौक़िफ़ इख्तियार करने में नाकाम रहा है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का हालिया रुझान न सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से है, बल्कि ये सिफारती सतह पर इसराइल पर दबाव डालने का एक तरीका भी है, ताकि वो ग़ज़ा में जारी कार्रवाइयाँ बंद करे और हमास के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना अमन की जानिब पहला कदम और ये दुनिया को ये पैगाम देने के मुतरादिफ है कि जुल्म और नस्लकुशी को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल ने इन फैसलों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन ममालिक से अपने सफीरों को वापस बुला लिया है और इससे अपने खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। इसराइल का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन को उस वक्त तस्लीम करना जबकि वो हमास जैसे ग्रोहों की क़यादत में है, दहशतगर्दों को जवाज़ देने के मुतरादिफ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस फैसले को बड़े पैमाने पर सराहा गया है, ख़ुसूसन आलमी जनूबी यानी ग्लोबल साउथ के ममालिक और इस्लामी दुनिया की जानिब से। कई अफ्रीकी, एशियाई और लातीनी अमेरिका ममालिक पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं और अब यूरोप के ताकतवर ममालिक का ये कदम आलमी सतह पर इसराइल पर दबाव को बढ़ा रहा है। इन तमाम हालात में ये बात वाज़ेह है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का अमल अब सिर्फ इखलाकी या अलामती फैसला नहीं रहा, बल्कि ये एक अमली सिफारती इक़दाम बन चुका है, जिसका मकसद मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की बुनियाद रखना और फ़लस्तीनी अवाम को वो मुकाम दिलाना है जिसके वो बरसों से हकदार हैं। ताहम इस फैसले की कामयाबी का इन्हिसार इसराइल, फ़लस्तीन और आलमी ताकतों के अमली इक़दाम पर है कि आया वो इस मौके को अमन की बहाली के लिए इस्तेमाल करते हैं या तनाज़े को मज़ीद गहरा करने का सबब बनते हैं। अच्छा, ये तमाम इक़दामात उस वक्त सामने आए जब ग़ज़ा में इंसानी बहरान एक निहायत अफसोसनाक मोड़ पर पहुंच गया। 27 मई 2025 को रफ़ा के इलाके तल अल सत्तान में अमरीकी हिमायत याफ्ता ग़ज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF के इमदादी मरकज़ पर एक अलमनाक वाक़या पेश आया। यहाँ महदूद पैमाने पर इमदाद तकसीम की जा रही थी, जिसमें बुनियादी तौर पर खुराक की अशिया शामिल थी। हज़ारों भूखे फ़लस्तीनी इमदाद हासिल करने के लिए जमा थे कि इसी दौरान इसराइली फ़ौज की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। उस फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 10 फ़लस्तीनी शहीद और 62 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइली अफ़वाज ने इब्तदाई तौर पर दावा किया कि ये फायरिंग इंतबाही नौइयत की थी। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार और ऐनी शाहिदीन ने तस्दीक की कि ज़्यादातर ज़ख्मी इसराइली गोलियों से मुतासिर हुए। इस वाक़े ने बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया, ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब ग़ज़ा में खुराक की शदीद किल्लत और अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये इमदादी सरगर्मियाँ 11 हफ्तों की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद जुज़वी तौर पर बहाल की गई थी, लेकिन GHF के ज़रिए की गई ये तकसीम नहायत गैर मुनज़्ज़म, महदूद और ख़तरे से भरपूर थी। कई आलमी इमदादी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिस्टम पर एतराज़ात उठाए कि इसमें शफ़ाफ़ियत और सलामती का फुक़दान है, जिसकी वजह से न सिर्फ इमदाद मुनसिफाना तौर पर नहीं पहुंच पाती, बल्कि ये भी खदशा रहता है कि इमदादी मुकाम पर पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं।
جیسا کہ تل الستان میں ہوا۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز 28 مئی کو وسط غزہ کے زویدہ علاقے میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے گودام پر بھی ہجوم نے حملہ کر دیا۔ اس موقع پر آٹے کے تھیلوں پر لوگ ٹوٹ پڑے کیونکہ غزہ میں فاقہ کشی کے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ان سانحات نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور یورپی ممالک کے حالیہ فیصلے اسی بیداری کا نتیجہ ہیں۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اب صرف ایک علامتی قدم نہیں بلکہ ایک عملی سفارتی بیان ہے کہ عالمی برادری خصوصاً یورپ فلسطینی عوام کو مزید تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ تاہم یہ بحران صرف تسلیم کرنے سے حل نہیں ہوگا جب تک اسرائیل اور فلسطین دونوں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کریں اور بین الاقوامی برادری مؤثر طریقے سے ثالثی کا کردار ادا نہ کرے۔ ناظرین، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ اکتوبر 2023 سے جاری ہے۔ اس طویل تنازع میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر بچے، خواتین اور معذور افراد شامل ہیں۔ غزہ میں جاری فضائی حملے، ناکہ بندی اور انسانی امداد کی شدید قلت نے مقامی عوام کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس صورتحال نے عالمی برادری، خاص طور پر یورپی ممالک کو مجبور کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اپنے فیصلے پر عمل درآمد اور غزہ میں انسانی بحران کو ختم کرنے کی کوشش تیز کریں۔ تاہم جنگ کے خاتمے اور امن کی بحالی کا دار و مدار اسرائیل، فلسطینی حکام اور عالمی طاقتوں کی سیاسی حکمت عملیوں پر ہے۔ اگر جلد سفارتی مذاکرات کا آغاز نہ ہوا اور عسکری کارروائیاں جاری رہیں تو غزہ میں تباہی اور انسانی المیہ میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ دوسری جانب اگر عالمی برادری مؤثر ثالثی کرے اور دونوں فریق امن کی راہ اپنانے کے لیے دباؤ ڈالیں تو مشرق وسطی میں دیرپا امن قائم ہونے کی امید باقی ہے۔ لہٰذا اب وقت ہے کہ تمام فریق اپنے اختلافات کو ختم کر کے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں تاکہ فلسطینی عوام کو ان کا حق خود ارادیت مل سکے اور یہ طویل جنگ ختم ہو۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انسانی المیہ کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ 60 روزہ جنگ بندی قائم رہ پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نیچے کامنٹ سیکشنز میں آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔